ओके, तो पढ़ाई चल रहा है ना ठीक ठाक देवर्ग? यस सर। प्रियंकर? ओके, स्कूल गए थे? ओके, सेक्शन ए से कितना अटेंडेंस था आज? 32। ओके, आज अगर ब्लैक बॉडी कंप्लीट हो जाता है तो देन आई विल मूव फॉरवर्ड टू थर्मोडायनामिक्स. ओके, सो टुडे विल finish it and we will continue towards thermodynamics. So thermodynamics and what is the basic concept, zeroth law, first law, all these things we'll discuss one by one. Okay. So let us start the class. So जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था वो क्या था? वो था ब्लैक अकॉर्डिंग टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन टू थियरी. नंबर वन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड नंबर वन इज किर्चॉफ्स लॉ एंड नंबर टू इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, राइट? सो अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ हमने क्या देखा था? अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ हमने क्या देखा था? एब्जॉर्प्शन पावर बाय इमिसिविटी बाय एब्जॉर्प्टिविटी, राइट? दैट इज अ रेशियो ऑफ इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर. दैट मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जितना रेडिएशन इमर्स मतलब एमिट करेगा और जो जितना एब्जॉर्ब करेगा उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट. दैट मीन्स इफ अ बॉडी एब्जॉर्ब ए ह्यूज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ह्यूज बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन it will radiate this same band of energy from it. तो ब्लैक बॉडी अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है then it will absorb all the varieties of all variation from microwave to infrared to all the way to gamma ray and all high energy bands, then they will emit this kind of energies also. ठीक है ना? इसका जो इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ इट विल बी कांस्टेंट. तो ये एब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिव पावर क्या होता है? इक्वल होता है. ये किसका लॉ है? किर्चॉफ्स लॉ. देन वी विल हमने डिस्कस किया था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, राइट? तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कोई भी ब्लैक बॉडी जिसका एनर्जी रेडिएशन, राइट, रेडिएशन emitted from the surface per unit area per unit time will be is directly proportional to temperature की power 4, T की power 4, right? So E is equals to E is proportional to T power 4 and E is equals to sigma T की power 4. This equation was given by Boltzmann and modified by this is given by Stephen and modified by Boltzmann. Stephen and modified by Boltzmann. बोल्ट्जमैन ने क्या मॉडिफाई किया? उन्होंने बोला अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इज इनसाइड ऑलरेडी इनसाइड अ हीट सोर्स और इन अ फर्नेस, देन इट विल एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ हीट एंड सम अमाउंट ऑफ इट विल रेडिएट फ्रॉम इट, राइट? कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ रेडिएट हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी दिस इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड टू एक हो गया T माइनस T0. T हो गया एब्जॉर्ब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड T0 हो गया टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. T माइनस T0 होल की और 4. इफ द बॉडी इज नॉट अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो ये क्या हो जाएगा? देन द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन सिग्मा T माइनस T0 की पावर 4. ये जो एप्सिलॉन इनटू सिग्मा जो है, ये सिग्मा क्या है? स्टीफन कांस्टेंट. और एप्सिलॉन के साथ जब तुम मल्टीप्लाई करते हो देन दिस एप्सिलॉन इज नथिंग बट इमिसिविटी. ठीक है ना? ओके, तो ये जो एप्सिलॉन कहाँ से आया था? ये एप्सिलॉन आया था किर्चॉफ्स लॉ के रेशियो से, राइट? अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ इमिसिविटी एप्सिलॉन एप्सिलॉन Sir, इज your screen is not visible. एप्सिलॉन स्किन इज नॉट विजिबल. अच्छा, सर कुछ दिख ही नहीं रहा है. अब दिख रहा है? Yes, sir. हाँ सर. ई लैम्डा बाय ई लैम्डा. ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का इमिसिविटी विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लैक बॉडी. ठीक है ना? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ब्लैक बॉडी नहीं है तो ये तो पूरा प्योरली रेडिएट नहीं करेगा, कुछ फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा, बाकी सब कुछ रेडिएट नहीं करेगा.
तो इसका जो इमिसिविटी जो होता है दैट इज द इमिसिव पावर विथ रेस्पेक्ट टू अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो ई लैम्डा होता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए और स्मॉल ई लैम्डा होता है कोई भी ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ये था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और इसी के अकॉर्डिंग आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेलेंट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। Calculate the temperature in Kelvin at which a perfect black body radiates energy radiation at the rate of 5.67 watt per semi square. Okay, given sigma is Stephen constant 5.67 10 की पावर -8, तो ये वैल्यू दिया है और एनर्जी रेडिएशन दिया है 5.67 वाट। तो 5.67 जो वाट पर सेमी स्क्वायर दिया है इसको हमें क्या करना है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो 5.67 सेंटीमीटर से मीटर करोगे तो क्या होगा, 2 की पावर -2। हाँ, देन द एनर्जी रेडिएटेड ई की वैल्यू जो है E इक्वल्स टू 5.67 वाट पर सेमी स्क्वायर, और इसको जब तुम एसआई में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर 2 होगा एरिया के, राइट। तो 5.67 इंटू 10 की पावर 4, तो 1 सेंटीमीटर एरिया से अगर 5.67 रेडिएशन बाहर आता है एनर्जी, तो 1 मीटर स्क्वायर में क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा, ये सर नो बहुत ज़्यादा एरिया कवर होगा, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5.67 into 10 की पावर -8। Then you will apply the value of Stephen's law. According to Stephen's law, E equals to sigma T की पावर 4, and you need the what radiate energy, that calculate the temperature. You need the temperature. Then T is equals to E by sigma to the power 1/4, right? तो एनर्जी का वैल्यू क्या है 5.67 into 10 की पावर 4 divided by 5.67 into 10 की पावर -8, ये तो है, होल की पावर 1/4। देन यू विल गेट द वैल्यू, ऊपर नीचे कटेगा, ये ऊपर जाएगा तो 12 हो जाएगा, राइट। सर t = 10 की पावर 3 केल्विन। हाँ, तो होगा 1 into 10 की पावर 3, बिकॉज 3 की पावर 3 into 4 यू विल गेट 12। तो तुम्हें इसको क्लैरिफाई करना है, 10 की पावर 12 था, इसकी पावर 1/4 था, तो ये क्या होगा 10 की पावर 3 केल्विन, दैट इज 1000 केल्विन, राइट। कितना होगा 1000 केल्विन, ओके। So by using this simple formula we can calculate the relation between this formula is the relation of the energy radiated from a black body and with respect to temperature. So when these two values are given, energy and temperature, or energy itself and the it is a constant, sigma का value क्या है, constant है, then if you know the energy radiation then you can calculate the temperature. इसी के ऊपर बेस करके we can calculate the temperature of any star, temperature of any स्टार, कितना एनर्जी रेडिएट हो रहा है पर सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, तो वहां से तुम्हें क्या मिलेगा, टेम्परेचर, यू कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टार के क्वेश्चन लेते हैं। And you all know that star, every star radiates a huge band of frequency range, right? That means it is behave like a, it always behave like a perfect black body, right? कोई भी स्टार बहुत ह्यूज रेंज की रेडिएशन इमिट करता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूलाज डायरेक्टली, दैट इज स्टीफेंस लॉ।
देखो एग्जाम्पल 31 क्वेश्चन में क्या पूछा है, luminosity luminosity regal star is Orion constellation is 17,000 times that of our sun. If the surface temperature is 6,000 K, calculate the temperature of the star. ओके, सन का जो टेम्परेचर दिया है वो क्या है 6,000, अब ये स्टार का फाइंड करना है, तो इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, वी विल कंपेयर दिस विद द सन। ओके, तो अगर दोनों का एनर्जी रेडिएशन दोनों ब्लैक बॉडी है तो दोनों का ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, E इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4, राइट। देन you can do it the ratio, you can write like a ratio of energy, that is E1 by E2 equals to sigma T1 to the power 4 sigma T2 to the power 4. Then you will get E1 by E2 is equals to T1 by T2 whole to the power 4, right। तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना था, टेम्परेचर ऑफ स्टार, हाँ, तो तुम्हें T2 कैलकुलेट करना था, सन। तो E1 E2 जो है वो क्या है, सन से 7,000 टाइम्स है, तो E1 by 17,000 of E1 is equals to T1, T1 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, राइट। T1 का वैल्यू कितना है 6,000, 6,000 बाई T2 उनकी पावर 4, ठीक। तो दोनों साइड ऊपर नीचे ये 1 कट जाएगा तो तुम्हें क्या मिलेगा 1 बाई 17,000, राइट। अच्छा, तो देन यू कैन राइट 17,000 is equals to T2 by 6,000 whole to the power 4। तो क्या होगा, तो T2 हो जाएगा तुम्हारा 17,000 इंटू 6,000 की पावर 4 करोगे तो क्या मिलेगा 6,000 की पावर 4 1/4। ओके, एक सेकेंड, तो हाँ ये क्या होगा 17,000, अगर ये पावर अगर इस साइड जाता है तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 6,000, राइट। तो 17,000 होल की पावर 4 दैट मीन्स ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर 4, राइट। 17,000 को तुम क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट 1.7 इंटू 10 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा इसके पावर 1/4, तो 10 की पावर 4 से 10 बाहर, और 1.7 का 1/4 करोगे तो कितना आएगा, एक से छोटा आएगा, राइट। एक से छोटा होगा क्या 1.7 की पावर 1/4, एक सेकंड, 1.7 की पावर 1/4 0.425 इंटू 10 4.25, इसका वैल्यू क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आएगा तुम्हारा 10 11 के आसपास आएगा, राइट। सो तुम्हें देखो क्लियरली 10 तो बाहर आ रहा है, राइट, और कुछ मल्टीप्लिकेशन होके ये 11 के आसपास आएगा, तो तुम 11 लिख सकते हो, 11 इंटू 6,000 अप्रोक्स इक्वल्स टू 11 लिखते हैं, तो तुम्हें ये जो मिलेगा 11 इंटू 6,000, तो 66,000, बट 11.42 दिया है इसका वैल्यू, ठीक है ना। तो इसका 42 मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, 11.42, इसका वैल्यू आएगा 6850, 17 की पावर 1/4, 17 मतलब 10 की पावर 4, एक 10 बाहर आएगा, राइट। तो 1.7 ब्रैकेट 1.7 की पावर 1, ये 1.14 आएगा, ठीक है, एक 10 बाहर और आएगा 1.14, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11.4, ठीक। ओके, चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर, हाँ 33 करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो एक बार। Question number 33. Consider the sun to be a perfect sphere of radius 6.8 into 10 की पावर 8। सन को क्या कंसिडर किया है? एक परफेक्ट स्फेयर कंसिडर किया है, जिसका क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन इन 1 मिनट। ओके, रेडियस ऑलरेडी गिवन है, ये आर का वैल्यू गिवन है, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन, टेम्परेचर गिवन है कैपिटल टी, and Stefan constant is given. Okay, so consider the sun is a perfect black body. Okay, what you have to find out? Calculate the energy radiated by the sun. E की वैल्यू फाइंड करना है, E। ओके, तो एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन, यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी नहीं बोला, एनर्जी पर यूनिट एरिया नहीं है, ठीक है ना, दैट इज इन टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगा? एनर्जी रेडिएट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो इसको हम क्या करेंगे, एरिया और टाइम से मल्टीपल करेंगे, राइट। तो कैपिटल ई, ई प्राइम क्या होगा, ई इंटू एरिया होगा, पर यूनिट टाइम होगा तो ई इंटू एरिया होगा, राइट, ई इंटू एरिया। तो सिग्मा टी की पावर 4 इंटू एरिया, एरिया क्या होगा, पाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर क्या होगा एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, टोटल एनर्जी तो टाइम के साथ ही मल्टीपल हो जाएगा, इंटू टी बाय द सन इन 1 मिनट। अच्छा, टाइम का वैल्यू क्या दिया है, टाइम होगा 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो सिग्मा इज ऑलरेडी गिवन, सिग्मा का वैल्यू है 5.67 इंटू 10 की पावर -8 के टी गिवन, सिग्मा गिवन, एरिया यू कैन फाइंड इट आउट, पाई 4 पाई आर स्क्वायर, देन एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पर 4 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स आर गिवन है 6.8 इंटू 10 की पावर 8, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे, इसको कैलकुलेट करना है, तो यू आर गेटिंग 5.81 इंटू 10 की पावर 18 मीटर स्क्वायर। ओके, ये बैठ के सॉल्व करना, 6.8 का स्क्वायर करोगे, देन यू विल गेट दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू किसका है, एरिया का वैल्यू है। एरिया किसके एरिया, सन क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है ना, सन की टोटल सरफेस एरिया। तो इसको हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर, क्योंकि ई जो है, ई है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो टोटल एनर्जी पूछा है 60 सेकंड पे, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, एरिया, टोटल एरिया इनटू टोटल टाइम। तो यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, यू हैव टू पुट दिस वैल्यूज। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5.67 इंटू 10 की पावर -8 इंटू टी की पावर 4, 6200, 6200 की पावर 4 इंटू एरिया आएगा 5.81 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 60। इस पूरे कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हें जो वैल्यू मिलेगा वो होगा तुम्हारा टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट पर मिनट, ये हो जाएगा 2.9 इंटू 10 की पावर 28 जूल, ठीक है। 567581 दोनों को कैलकुलेट करके तुम्हें 10 की पावर देखना है, 2 है 4, तो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, तो -8 +8 गए, तो यहाँ पर 18 रह गया, बाकी कैलकुलेशन करके तुम्हें कितना आएगा 2.9 इंटू 10 की पावर 28 जूल। ये लंबा कैलकुलेशन है, बैठ के करना रफ कॉपी में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, we are moving to the next question. What is the temperature? क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट एट व्हाट टेम्परेचर विल द फिलामेंट ऑफ अ 100 watt लैम्प
एक लैंप है जिसका वाटेज कितना है 100 वाट, ऑपरेटेड इफ इट इज सपोर्टेड टू बी परफेक्ट, सपोज टू बी, एक फिलामेंट को जो हमने सपोज किया है क्या परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो स्टीफन का लॉ यूज हो जाएगा सिग्मा टी की पावर 4. व्हाट टेम्परेचर विल द फिलामेंट विल ग्लो एंड 100 वाट बल्ब ऑपरेटिंग इन सपोज टू परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऑफ एरिया 1 सेमी स्क्वायर. तो एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा का वैल्यू कितने में दिया है, सिग्मा गिवन है, सिग्मा ये देखो सिग्मा का होगा, वैल्यू ऑफ सिग्मा इज हियर इन सीजीएस यूनिट 5.67 10 की पावर माइनस 5, 5.67 into 10 की पावर माइनस 5. ये हो गया तुम्हारा आर्क सेमी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर केल्विन की पावर 4. तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें कैसे करोगे बताओ, तुम्हें सिग्मा सीजीएस में गिवन है, पावर जो वाट है, पावर किसमें है वाट है, राइट. तो तुम्हें इसको भी सीजीएस करना है, तो पावर जो है, पावर कितना दिया है 100 वाट. तो वाट मतलब क्या होता है जूल सेकंड, 100 जूल पर सेकंड, जूल को आग में कन्वर्ट करना है, तो क्या आएगा 10 की पावर 7 हो जाएगा, तो 100 इंटू 10 की पावर 7 दैट इज 10 की पावर 9 आर्क पर सेकंड, राइट. तो इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा टी की पावर 4. तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी रेडिएटेड दैट इज 10 की पावर 9 आर्क पर सेकंड. तो ई का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तुम्हें टेम्परेचर फाइंड करना है, देन यू आर गेटिंग टी की पावर 4, वो क्या हो जाएगा ई बाई सिग्मा. तो टी क्या हो जाएगा ई बाई सिग्मा होल टू बी पावर 1/4. एनर्जी गिवन है 10 की पावर 9 और सिग्मा गिवन है 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस 5 होल टू बी पावर 1/4. -5 ऊपर जाएगा +5 हो जाएगा, +5 +9 14 हो जाएगा. तो ऊपर 10 की पावर 14 तो ऑलरेडी है और नीचे 5.67. 14, 2 जीरो ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा, राइट. और 2 जीरो जाएगा ड्यू टू पॉइंट, तो क्या हो जाएगा तो सर 16 हो 10 to the जाएगा. power 4 हो जाएगा सर. हम्म. सर वो 10 to the power 16 होगा, तो फिर उसके बाद सर 10 to the power 4 होगा ना, क्योंकि सर 1/4 तो के साथ और 2 पॉइंट उठाओगे तो ये हो जाएगा 16 4. हाँ तो 4 4 4 की पावर 4, हाँ. तो डिवाइडेड बाय 5 6 7 क्या हो जाएगा 5 6 7, ठीक. ये तो आएगा. हम्म. तो इसका वैल्यू जो आएगा तुम्हें और आएगा क्या, नहीं तो हाँ 14. तो 10 की पावर 4 ऊपर से 10 आएगा और नीचे 5 6 7 जब करोगे 5 6 7 होल की पावर 1/4. इसको तुम छोटे छोटे इसमें बांटोगे, मतलब 5 6 7 को करोगे तो कितना आएगा देखो, एक सेकंड, 5 6 7 पूछा है ना, 5 6 7 यहाँ से होगा 3 से होगा क्या 2 26 हाँ 3 से होगा 189 हो रहा है. 63 21 7. तो 1 2 3 4 4 3 तो मिल ही रहा है, राइट. तो 1 3 बाहर आएगा और 7 अंदर रहेगा, 7 की पावर 1/4. 7 की रूट करते हो तो कितना आता है तुम्हें, 7 की रूट क्या आएगा बताओ 2.5 2.6. 7 की रूट 2.7 इंटू 2.7 कितना आता है 7.29. तो रूट 7 का जो वैल्यू आएगा 2.64, क्या आएगा 2.64 के बार फिर रूट करना है, तो रूट ओवर आंसर 1.62, 3 इंटू 1.62, ठीक. तो 3 इंटू 1.6 4 पॉइंट समथिंग होगा इंटू 1.3 4.87 क्या आएगा 4.87.
10⁴ आएगा बाहर, 4.87 नीचे। तो ये क्या आएगा, देखो इसको कैलकुलेट करना, ठीक है ना, और भी कैलकुलेशन है। तो इसको कैलकुलेशन करके तुम्हें जो आएगा ऊपर 10⁴, और टोटल जो आएगा वो आएगा 2.2 × 10⁻³ 2.04 × 10⁻³। इसको तुम लिख सकते हो 2049 केल्विन। ठीक, टाइम लगेगा इसको, तो इसको टाइम देके पूरा देखना, 5 6 7 रूट होगा, √7 की रूट करके ये करके देखना। तो इसको आएगा 2049 केल्विन के आसपास, ठीक है, ओके। तो by using this type of formulas you can calculate the temperature of any black body, or if it is not a black body then वहाँ पर emissivity दिया होगा, ठीक है ना, epsilon की value then they will give you, then you have to apply the emissivity with this formula। तो अगर ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, if it is not a black perfect black body, इसका एक करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सएन 6। So if it is not a perfect black body, then you will apply the modified formula, which is epsilon sigma T⁴, right? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए थिन ब्रास रेक्टेंगुलर शीट, पिछला वाला हो गया है। Yes, sir. विश्वरूप, कैन यू हियर मी? विश्वरूप, माइक बंद है तुम्हारा। यस सर, बोलिए। हो रहा है मैथ्स? हाँ सर, कोशिश तो कर रहे हैं। पिछले क्लास में तुम नहीं थे, क्यों, क्या बात है? सर मैं ट्यूशन गया था इसलिए नहीं था, घर ही में नहीं था तो ज्वाइन कैसे करता। ट्यूशंस, ठीक, ओके। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ थिन ब्रास रेक्टेंगुलर शीट ऑफ साइड दिया है, तो एरिया आराम से आ जाएगा। हीट इज फर्नेस्ड, इज हीटेड इन अ फर्नेस में हीट किया गया है 600 डिग्री सेल्सियस पे, एंड टेकन आउट। हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड टू मेंटेन द शीट इन दिस टेम्परेचर। अगर इसको फिर इसी में मेंटेन करना है तो कितना टेम्परेचर तुम्हें इलेक्ट्रिक पावर कितना चाहिए? इमिसिविटी ऑलरेडी गिवन है। तो देखो कोई भी मेटल को अगर तुम हीट करोगे और उसको फिर तुम छोड़ दोगे, तो देन दिस मेटल विल रेडिएट द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन, राइट? तो द टेम्परेचर विल डिक्रीज with time, and the energy radiated from the surface is equals to sigma T⁴। अगर इसको तुम छोड़ देते हो, अगर ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो, but if you are trying to maintain the temperature of this body, then you have to place it in a surrounding that will which temperature is higher with respect to the temperature of the body, right? तो T प्राइम हायर होगा, जो फर्नेस का टेम्परेचर है इट इस बॉडी के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये हायर है तो बाहर से टेम्परेचर हीट एनर्जी इसमें एंटर करेगा, so it will enter from the outside and the temperature will maintain because the heat is radiating from this body in terms of energy equals to h nu, right? Energy equals to h nu। तो इसीलिए पूछा है, given that emissivity is given, यहाँ पर देखो as it is a metal sheet and you know that metal sheet is not a perfect black body, so emissivity is given। What is emissivity? That is the ratio of emissive power of the body with respect to the emissive power of the black body। तो ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में वो कितना हीट रेडिएट करेगा, वो है एमिसिविटी, ठीक है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में 0.02, दैट मीन्स ये 100/2 आसपास होगा, मतलब ब्लैक बॉडी 100 एनर्जी रेडिएट करता है तो ये 2 करेगा, रेशियो जो है, ठीक है, ओके। तो 2% की। तो नेग्लेक्ट हीट लॉस ड्यू टू द कन्वेक्शन, ओके। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज करना है, और एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस क्या है और एप्सिलॉन का वैल्यू दिया है। तो तुम्हें क्या करना है, हीट लॉस फाइंड करना है। तो तुम्हें क्या करोगे, देखो अगर ये फर्नेस में ऑलरेडी इंसर्टेड है तो यहाँ से जो हीट बाहर जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन, दिस अमाउंट ऑफ हीट यू हैव टू सप्लाई टू दिस बॉडी बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये सुन लो। तो जितना रेडिएशन बाहर जाएगा उतना ही तुम्हें हीट एनर्जी इसको देना है, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, बाय यूजिंग द फर्नेस। तो हम क्या करेंगे, इस बॉडी से कितना एनर्जी बाहर जा रहा है उसी को हम देखेंगे,
बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। तो व्हाट इज द एरिया? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया है? 15/12। 15/12 ये सेंटीमीटर में दिया है, राइट? तो तुम्हें क्या आएगा? 10⁻⁴। तो इसकी वैल्यू क्या आएगा? 3.62। अच्छा, दो साइड होता है मेटल का, क्या होता है? दो साइड, एक साइड से ये, दूसरा साइड से बाहर निकलेगा। तो तुम्हें एरिया जो मिलेगा वो क्या होगा? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। 2 एरिया आएगा, 2 इंटू 15 इंटू 12 इंटू 10⁻⁴। इसके टोटल वैल्यू क्या होगा बताओ? कैलकुलेट करो इसको। 24 इंटू 15 सर 10⁻⁴। 3/10⁻⁴। हाँ, तो 3.6 10⁻⁻2। 3.6 10⁻⁻2। 360 360 3.60 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो ये हो गया मीटर में। किसमें हो गया? मीटर। तो टेम्परेचर जो दिया है उस कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें केल्विन में लाना है, तो 600 प्लस 273, राइट? तो क्या आएगा? 873 केल्विन। ठीक, और क्या है? एप्सिलॉन गिवन है। एप्सिलॉन मतलब इमिसिविटी, वो कितना है? 0.0250। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको यूज करेंगे। सो द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द बोथ सरफेस, वो क्या है? टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर टाइम बाय द शीट। तो एनर्जी जितना हीट लॉस करेगा पर यूनिट टाइम, वो क्या हो जाएगा? उतना हीट तुम्हें सप्लाई करना है, राइट? तो हीट लॉस क्या लिखोगे? हीट लॉस तो क्या होगा? H इक्वल्स टू, हमें क्या पता था? Q/T, राइट? तो ये जो हीट लॉस है वो किसके टर्म में होगा? रेडिएशन के टर्म में होगा। तो रेडिएशन एनर्जी क्या होता है? सिग्मा ए सिग्मा T⁴। तो सिग्मा T⁴ ये किसके लिए होता है? पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। बट हमें तो टोटल फाइंड करना है, टोटल हीट लॉस। हाँ, तो सिग्मा ए T⁴ होगा। क्या होगा? सिग्मा ए T⁴। और एज इट इज नॉट अ ब्लैक बॉडी, यू हैव टू यूज एप्सिलॉन। then the value is epsilon sigma a T⁴। तो एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है? 0.0250। अच्छा, एप्सिलॉन सिग्मा का वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁸। ए का वैल्यू 3.60 इंटू 10⁻⁴। और T⁴ 873 होल टू 4। तो इस लंबा कैलकुलेशन आएगा। 873 को तोड़ोगे छोटे छोटे इसमें कोफिशिएंट में, देखोगे क्या आएगा। ठीक है ना? देन यू विल सी द वैल्यू किसके आसपास आएगा? वैल्यू आएगा 296। कितना आएगा? 296 जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड क्या होता है? वाट, राइट? तो 296 watt energy you have to expend, you have to heat the furnace at that watt is to give the equal amount of energy, heat energy to that on the body, so that the temperature is maintained। ठीक है ना? तो हमें जो हीट फ्लो करना है वो क्या है? 296 जूल पर सेकेंड। ये 9 है। ओके, चलो। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। हो गया है ये कंप्लीट? ठीक है ना अर्चिसमान? यस सर। डिविजन ये कर दिए हो, स्टार्ट किए हो शुरू से? सर सिलेबस ही नहीं हुआ है अभी। मेरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चल रहा है। हाँ, सर अभी मेरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना चल रहा है, वो पढ़ लूंगा काइनेटिक फिर। थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो, सिलेबस रिवीजन कुछ टाइम के लिए करो और कुछ टाइम इसमें लगाओ। ठीक है ना? नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा। एवरीवन स्टार्ट योर सर रिवीजन। एक्चुअली मैंने टारगेट किया है कि 15 तक पूरा मतलब ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म कर दूंगा, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करूंगा। अच्छा, ऑल 15 तक सब्जेक्ट हो। में जितना बाकी है उतना कैलकुलेट करके देखा है कि 15 तक हो जाएगा। हाँ, देखो, अगर थर्मोडायनामिक्स बाकी है, थर्मोडायनामिक्स तक, थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑसिलेशन एंड वेव है, ये दो चैप्टर ठीक ठाक है। तो थर्मोडायनामिक्स से बहुत क्वेश्चन वेटेज बहुत ज़्यादा है थर्मोडायनामिक्स।
और kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases is related, very much related to thermodynamics. तो अब तक जितना हो गया है, अप टू कौन सा चैप्टर हुआ था लास्ट, वो विस्कोसिटी, अप टू विस्कोसिटी वेटेज क्या होगा, 70 to 80% वेटेज इसी में होगा, 80% वेटेज विस्कोसिटी तक है, बाकी 20% तुम्हारा यहाँ से है। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, रिवीजन ठीक से कर लो। अगर कोई भी अगर थर्मोडायनामिक्स तक पढ़ के बाकी पूरा रिवीजन कर ले ऊपर से लेके, तो भी वो 90% करके आ जाएगा, ठीक है। चलो ओके, सो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ये क्या है, हमने जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्कस किया, एक सेकंड, ओके, so when we are discussing about black body radiation, then we have mentioned, क्या mention किया था, that is the temperature of a metal. When you are increasing the temperature of a metal, how is the color of the metal is changing, right? Displacement. तो हमने जब वो डिस्कस किया था तब हमने क्या बोला, कोई भी मेटल स्ट्रिप को जब तुम हीट करोगे, इनिशियल टेम्परेचर विल बी रेड, इनिशियल कलर विल बी रेड, देन इट विल शिफ्ट टू थोड़ा सा रेड, उसके बाद ग्रीन, पर्पल, उसके बाद लास्ट क्या आएगा, ब्लू, ब्लू के बाद लास्ट में आएगा व्हाइट, ठीक है ना। तो जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका कलर चेंज होगा, सो द कलर चेंजिंग, दैट मीन्स द maximum frequency that is coming from the surface, the maximum frequency of wavelength, that is frequency of light coming from the surface, okay, and you will see that the wavelength of red is higher with respect to the blue, right? तो red का wavelength ज़्यादा है blue के respect में, that means the lowest temperature you are getting the red color and the highest temperature you are getting the blue to white color. So when you are increasing the temperature, you will see the wavelength curve is shifting left side, that means lower frequency range, lower wavelength, that is higher frequency range, okay। जो जब तुम देखोगे, okay, let me insert a image of the displacement law. So यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट बोला है, ये डिस्प्लेसमेंट किसके लिए है, दैट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो ये जो मैक्सिमम रेडिएशन जो बाहर आ रहा है वही तुम्हें दिखता है, ठीक है। तो जो दिखता है वो क्या है, द कलर दैट इज विजिबल इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज कमिंग आउट। तो जब तुम हाई टेम्परेचर रेंज में जाओगे, तब तुम देखोगे इसका जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, मूव हो रहा है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। एक्सीलेंट। ओके, तो देखो, so when you will observe the graph carefully, then you will see that the wavelength, when you are increasing the temperature, और एनर्जी क्या होगा, एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 1095 केल्विन, 1259 केल्विन, 1449 केल्विन, ये जो टेम्परेचर जो है, ये जो कर्व है, इट इज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एंड द कर्व इज गोइंग, द पीक इज हायर एंड हायर, दैट मीन्स एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ एनर्जी बढ़ेगा। और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोल रहा है, एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 और E इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके साथ रेडिएशन एनर्जी बढ़ेगा। तो जब एनर्जी बढ़ेगा तब एक चीज उन्होंने क्या ध्यान दिया, देखो एनर्जी का जो पीक है दैट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दैट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। विजिबल से लेके शुरू करके तुम्हें वो माइक्रोवेव और आगे आगे की तरफ दिखेगा, बट जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पर है, उसका जो पीक है, पीक वैल्यू, दैट मींस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज कमिंग आउट, इंटेंसिटी, तो वो धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट। द कर्व इज शिफ्टिंग एट द लेफ्ट साइड, दैट इज द हायर फ्रीक्वेंसी रेंज और लोअर वेवलेंथ रेंज। तो ये जो वेवलेंथ है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन
and by how you can explain this phenomena, and classical mechanics cannot explain this phenomena. Okay, तो बाद में देखा गया विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जो बोला है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो धीरे धीरे व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, energy is increasing step by step, and the peak of the radiation or the maximum intensity of radiation coming out is shifting to the higher frequency range, that is the lower wavelength. ठीक है ना, शॉर्टर वेवलेंथ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके जो एक्सप्लेनेशन ये ना स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से आएगा ना विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से आएगा। तो इसके बाद जो इसका जो एक्सप्लेनेशन लास्ट में दिया है वो कौन दिया था, वो था प्लैंक। ठीक है ना, मैक्स प्लैंक। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी क्या है, द फॉर्म ऑफ पैकेट। हमने प्रीवियस क्लास में बोला था एनर्जी क्या है, लाइक द स्मॉल पैकेट्स ऑफ रेडिएशन कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, और ये था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एच न्यू। तो एच जो है ये प्लैंक कांस्टेंट है, तो एनर्जी क्वांटाइजेशन फॉर्म में आएगा, एनर्जी का भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो रेडिएशन का भी होता है पैकेट्स होता है, दैट मीन्स रेडिएशन का एक एनर्जी वो मतलब एक स्पेसिफिक एनर्जी होता है जो एक रेडिएशन से आएगा, और ये कंटिन्यूअसली नहीं आएगा, ये कुछ पैकेट के फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में आएगा। तो जब उस अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी देन वी कैन एक्सप्लेन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कर्व। उसका एक इक्वेशन भी है, वो हम कभी एक दिन क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, विंस प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या इक्वेशन था क्या नहीं था, वो हायर स्टडीज में आएगा। तो तुम्हें जस्ट याद रखना है ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीक ऑफ द रेडिएशन ऑफ द ब्लैक बॉडी व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इट इज एक्सप्लेन्ड, इट इज गिवन बाय the wind's displacement law, but cannot explain the cause behind it. But when you are moving to the quantum physics, that the quantization of energy which is given by Max Planck, it can be explained. Okay, तो ये उसमें जाएगा, क्वांटम फिजिक्स में जाएगा। ठीक है ना, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, हम देखेंगे इसका जो लॉ क्या है, और लॉ के अकॉर्डिंग हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये जो लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम रेडिएशन, लैम्डा एम, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ मैक्स एनर्जी, वो क्या होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। दैट मीन्स जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वेवलेंथ धीरे धीरे घटेगा, वेवलेंथ घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, राइट, बिकॉज यू नो दैट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है, लाइट, विजिबल लाइट हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी होता है वो क्या है, 3 × 10⁸, right, meter per second. Light velocity, light is electromagnetic wave, and all the radiations, heat and microwave and all these things are also electromagnetic wave, और हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, वेलोसिटी सेम होता है। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट c इक्वल्स टू n लैम्डा। n क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो लैम्डा अगर घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो लैम्डा बढ़ेगा। ठीक है ना, इसीलिए अगर वेवलेंथ घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ठीक, तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएगा, और ये हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएगा, और लोअर शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाएगा व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वेवलेंथ घटेगा। ये था विंस का ये, और इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो है लैम्डा एम इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट आएगा, वो क्या है, b/t। ये b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू कितना दिया है 0.002898, 0.002898। ठीक है, मीटर केल्विन। ओके, सो ये जो फॉर्मूला है इसको हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द वेवलेंथ व्हिच इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो इसको जब तुम अप्रोच करोगे तब तुम्हें जो मिलेगा, ऐसा पूछेगा वेवलेंथ 14 माइक्रोन है, कोई भी क्वेश्चन में ऐसा पूछता है वेवलेंथ कितना दिया है, अगर दिया है मैक्सिमम वेवलेंथ इज 14 माइक्रोन, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। ओके, एंड b का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो 0.002898
2898 और तुम्हें पूछता है टेम्परेचर बताओ, तो तुम क्या करोगे? d बाई लैम्डा करोगे, तो तुम्हें कितना मिलेगा? तुम्हें मिलेगा b का वैल्यू 14 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और लैम्डा का वैल्यू 0.002898 डिवाइड बाय लैम्डा गिवन 14 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तब तुम्हें मिलेगा वैल्यू किसके? टेम्परेचर के, ठीक है ना। तो विंस डिस्टेंस स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से हमें जो रिलेशन मिला था वो एनर्जी का मिला था, और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से जो हमें मिलेगा वो क्या किस में मिलेगा? वेवलेंथ से मिलेगा, ठीक। तो ये दोनों रिलेशन है, ठीक। तो यहाँ पर तुम्हें जो वैल्यू आएगा वो आएगा 19320 एंगस्ट्रॉम, सॉरी केल्विन, नहीं सर। टेम्परेचर कितना आएगा देखो तो एक बार, 2.884 है, हाँ 2898। सर 207 आ रहा है। तो 2.898 डिवाइड बाई 14 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3, तो 10 की पावर 3 होगा, 10 की पावर माइनस 3 होगा क्योंकि हमने पॉइंट को राइट साइड लेके गए हैं, राइट। तो -3 डिवाइड -6 -2 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 3 होगा, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे 2898 अगर लिखते हैं 2898, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -6 हो जाएगा, और नीचे क्या है? 14 इंटू 10 की पावर -6, एक दो -6 कटेगा, तो यहाँ से कितना आएगा? सर 207। 7 से कटेगा ना, हाँ 2, यहाँ से कटेगा 414, तो क्या आएगा? 207, ठीक। ओके, तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल 2 4 है थोड़ा सा देख लेना। ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स देख लेते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल से बहुत इजी है, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। चलो तो इसी तीनों थ्योरी में किसी का कोई डाउट है? एक हो गया किर्चॉफ्स लॉ, नंबर 2 हो गया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, नंबर 3 हो गया विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगर कंफ्यूजन है तो बताओ। थर्मोडायनामिक्स, अच्छा फर्स्ट क्या है बताओ थर्मोडायनामिक्स में? द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, राइट? व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? थर्मो मीन्स हीट, राइट? थर्मल मीन्स हीट, डायनामिक मीन्स अगर हीट को हम क्या करते हैं, कुछ गैस के और किसी भी सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसके जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी चेंज होगा, ठीक है ना, उसका हम बोलेंगे डायनामिक्स। यस और नो? ऑल द वेरिएबल्स। तो देखो थर्मोडायनामिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कांसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड कंजर्वेशन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट एंड टेम्परेचर के कंजर्वेशन और उसके अदर फॉर्म्स क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो जो लॉ हम पढ़ेंगे उसका हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक्स। Okay, so laws of heat and heat transfer, heat and temperature of the interconversion of heat in other form. Heat and transfer of heat into other form, into other form, ठीक है ना। तो हीट का और हीट ट्रांसफर और अदर फॉर्म में हीट जो ट्रांसफर होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कोई भी हो सकता है, वर्क डन में भी हो सकता है। तो इसका ट्रांसफर कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, विल डील विद इन थर्मोडायनामिक्स। ओके, सो इसमें बेसिक बेसिक जो है कोई भी हाँ, इसमें हमने
थर्मोडायनामिक्स के पहले तुम्हें जो देखना है चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ, ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस किया था, राइट? P proportional to V, right? PV equals to P proportional to 1 by V, then PV equals to constant. ये क्या था? बॉयल्स लॉ, राइट? PV equals to constant. और अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या था? चार्ल्स लॉ में क्या था? V is equals to V0 1 plus T by 273. और इसका जो कॉम्बिनेशन क्या था? कॉम्बिनेशन था P1 V1 by T1 equals to इस ये बाद में आएगा, क्या था? PV equals to constant, और तुम लिख सकते हो P proportional to 1 by V and V proportional to 1 by T. तो V proportional to P proportional to T होगा, तो तुम्हें जो मिलेगा यहाँ से PV constant, PV by एक सेकेंड, V proportional to 1 by T, तो T proportional to 1 by V, तो PV यहाँ से हो गया कांस्टेंट, और यहाँ से तुम्हें आ गया VT इक्वल्स टू कांस्टेंट। गुड आफ्टरनून सर। V प्रोपोर्शनल टू T होगा, सॉरी, V प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बढ़ेगा, तो तुम क्या लिख सकते हो? PV by T इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट? PV by T इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसके ऊपर जो आएगा कॉम्बिनेशन लॉ, कॉम्बिनेशन लॉ जो आया था, क्या आया था? V1 by T1 equals to P2 V2 by T2, राइट? ये फॉर्मूला था कॉम्बिनेशन लॉ। और ये जो अगर आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? PV equals to N is the number of mole RT, PV equals to RT, that means PV equals to constant, R is constant, N is number of mole proportion to T. तो ऐसा आएगा, देखो PV कांस्टेंट होता है और V प्रोपोर्शनल टू T होता है, राइट? तो V के साथ T का एक रिलेशन है, V के साथ P के साथ V का रिलेशन है, तो तुम्हें क्या आएगा? तुम लिख सकते हो V प्रोपोर्शनल टू T, तो V इक्वल्स टू एक कांस्टेंट इनटू T, V प्रोपोर्शनल टू T, तो V इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट K इनटू T, राइट? तो जब तुम PV करोगे तो तुम्हें क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा इनटू T आएगा, तो R इनटू T आएगा, रियल गैस कांस्टेंट, और NRT, N हो गया नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना? N हो जाएगा नंबर ऑफ मोल। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना, PV इक्वल्स टू NRT, और इसका जो वेरिएशन है N हो गया नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। चलो ओके, तो नेक्स्ट हमने ये भी क्लास में डिस्कस किया था, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या था? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है? दैट मीन्स अगर तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिफरेंट है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो तुमने क्या किया? T1 के साथ T2 को ज्वाइंट कर दिया, दोनों को तुमने कनेक्ट कर दिया। तो जब तुम कनेक्ट करोगे तब क्या हो जाएगा? बाहर से कोई भी टेम्परेचर नहीं आ रहा है, नो हीट सोर्स, हीट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है ना? बाहर से कोई नहीं है, तो you will see that the object A connected with the object B, then the heat will flow from object A to object B, yes or no? तो in terms in the form of conduction के थ्रू क्या हो जाएगा? हीट A से B की तरफ जाएगा, तो जब हीट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल कैरेक्टर ऑफ हीट इज टू फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है ना? तो जब हीट फ्लो करेगा एक टाइम के बाद वो क्या करेगा? इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा, इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा। तो इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम होता है टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट का 100 डिग्री सेल्सियस था, दूसरे का 10 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ से हीट कहाँ जाएगा? यहाँ इस तरफ जाएगा, और बीच में कोई भी एक टेम्परेचर में आके वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना? 50-50 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम जब सेटअप होगा तब व्हेन यू विल
equilibrium is set up, then you'll see that the temperature of both these object will same, right? तो इसी के अकॉर्डिंग इसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जब दो ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर सेम हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर इस दोनों के बीच में कंडक्टिव सब्सटेंस है तो हीट कंडक्ट करेगा। अगर दोनों के बीच में अगर एडियाबेटिक वॉल दिया गया है, ठीक है ना, दोनों के बीच में नॉन कंडक्टिंग थर्मल इंसुलेशन है, तो हीट क्या फ्लो करेगा इसके बीच में? नो सर। हीट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि बीच में एक वॉल है जो क्या है? थर्मल इंसुलेशन है। तो ए का टेम्परेचर जो था वही रहेगा, बी का जो था वही रहेगा, अगर बाहर की तरफ हीट फ्लो नहीं कर रहा है तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का जो डेफिनेशन दिया है वो क्या है? सिस्टम इज सेड टू बी थर्मल स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, द माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स डिस्क्राइब थर्मोडायनामिक्स सिस्टम डू नॉट चेंज विद टाइम। दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक जो ये है वेरिएबल्स है वो चेंज टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। हो सकता है काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, ये जो है चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स दोनों स्टेबल इसमें होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है, मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल। ओके, 3 होगा, मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल। केमिकल, ठीक। तो मैकेनिकल क्या है बताओ? कोई भी मैकेनिकल अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा, कोई भी मैकेनिकल फोर्स नहीं होगा। थर्मल मतलब टेम्परेचर इक्विलिब्रियम होगा, इक्वल टेम्परेचर होगा, राइट। और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? केमिकली मतलब कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होगा इसके बीच में, नो रिएक्शन। तो अगर ये तीनों सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या बोलेंगे? इस सिस्टम को बोलेंगे इक्विलिब्रियम, राइट। तो इक्विलिब्रियम जब सेटल होगा तब क्या होगा? दोनों के बीच में कोई भी ऐसा चेंज नहीं होगा, ना मैकेनिकल चेंज होगा, ना थर्मल चेंज होगा, ना केमिकल चेंज होगा, ठीक है। ये हो गया इक्विलिब्रियम। क्या हो गया? इक्विलिब्रियम, ठीक। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जीरोथ लॉ। तो थर्मोडायनामिक्स में जीरोथ लॉ क्यों आया? जीरो हमने किस लिए लाए हैं? देखो, थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट जो लॉ आया था वो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग जब बातें हुए तब उस टाइम एक बाद में जो लॉ आया था वो था जीरोथ लॉ। दैट मीन्स अगर कोई भी 2 और 3 ऑब्जेक्ट एक साथ कनेक्टेड है तो इन तीनों का स्टेट क्या होगा और टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है ना। व्हाट विल बी द टेम्परेचर, हाउ दे विल अटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट और नॉट, इसके अकॉर्डिंग जो बातें वो बाद में हुआ, जो बोला गया किसको? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोला गया है, ठीक है ना। 1 और 2 डिस्कवर हो गया, बाद में 0 आया, ठीक है ना। बाद में कोई भी लॉ आया जो कि पहले होना चाहिए था, इसलिए हम उसको क्या बोले? जीरोथ लॉ, ठीक। तो देखो इसके स्टेटमेंट क्या है? अगर दो ऑब्जेक्ट, इफ ए एंड बी इज सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम एंड बी इज कनेक्टेड टू सी, ठीक है ना। तो ए एंड सी अगर ओके हम बोलते हैं, देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ। अगर दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ए एंड बी क्या है? दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम है सेपरेटली, ये दोनों क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम है। बट सी क्या है? सी बी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, ओके। तो इसको हम अगर तीनों को अगर ब्लॉक में बनाए तो ये हो गया सी, और इस दोनों के बीच में एक वॉल है, बट ये हो गया ए और बी। तो तुम देखोगे पूरा सिस्टम क्या है? इंसुलेटेड है, बाहर से कोई भी हीट यहाँ पर एंटर नहीं करेगा। तो तुम देखोगे ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी। तो ये क्या हो जाएगा? ए भी बी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू बी अगर है तो ए इक्वल्स टू बी होगा। ए इक्वल क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक। यही था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दैट मीन्स ए एंड सी के बीच में जो कनेक्शन है वो क्या है?
वो डायाथर्मिक वॉल है, दैट मीन्स इसी के थ्रू हीट फ्लो करेगा। और ए और बी के बीच में जो वॉल है वो है एडियाबेटिक वॉल, दैट मीन्स इसके बीच में कोई हीट फ्लो नहीं करेगा। तो हीट कहाँ क्या करेगा, हीट ए से बी की तरफ ऐसे फ्लो करेगा। पहले ए और सी इक्विलिब्रियम होगा, फिर सी एंड बी इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ से हीट घट जाएगा तो फिर हीट फ्लो करेगा। तो हीट विल फ्लो फ्रॉम ए टू सी टू बी इन दैट डायरेक्शन, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल से सी दैट ए बी सी all will be in a state of thermal equilibrium। ओके, हालांकि ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो भी, बट ए के साथ सी है, सी के साथ बी है, तो हीट क्या करेगा, इट विल फ्लो फ्रॉम ए टू सी टू बी। ठीक, तो अगर दो सिस्टम के ऑल द पैरामीटर्स विल बी सेम, देन दे विल इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो दो सिस्टम में कोई कनेक्शन नहीं है बट सभी पैरामीटर सेम हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। यही था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद आ जाओ हीट इंटरनल एनर्जी वर्क। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे ओके, तो व्हाट इज द वर्क डन व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम। तो देखो, कोई भी तुमने एक चेम्बर में जब कोई भी एक सिस्टम को हीट करोगे, ठीक है ना, एक चेम्बर है जहाँ पर कोई भी गैस होगा, ठीक, एन मोल गैस है, तो हमने क्या किया, इसको हीट किया। तो तुम क्या देखोगे, जब तुमने हीट किया तब ये गैस क्या करेगा, धीरे धीरे एक्सपैंड करेगा, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। अगर तुम ऊपर से कोई भी वेट डाल रहे हो तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। बट वेट अगर फिक्स्ड है तो तुम जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, pressure is constant, then you will see that with respect to temperature the volume will increase। टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम will बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बढ़ेगा, देन ये जो पिस्टन है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा, राइट, ये सुनो। तो ये जब ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसके ऊपर जो फोर्स है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट डी है, तो ये कुछ वर्क डन करेगा, ये सुनो, राइट। तो ये प्लेट जब ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, the gas is expanding, that means the pressure on the piston is increasing and the force is also increasing। as a result it will move upward and will do some work। जितना वर्क करेगा वो क्या है, F into D होगा। तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी, राइट। तो इसके ऊपर प्रेशर ऑलरेडी तुम्हें गिवन होगा और एरिया भी गिवन होगा, तो तुम्हें वर्क डन आराम से यहाँ से मिलेगा, राइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी गैस और सिस्टम जब एक्सपेंड हो रहा है, व्हेन इट इज एक्सपेंडिंग, देन इट इज डूइंग सम वर्क, राइट। तो ये जो वर्क डन है, इसके लिए एक डायग्राम हमें ऑलरेडी विल यूज सम डायग्राम्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक सेकंड होल्ड करो, तो एक सेकंड। ओके, सो तो इसी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसका हम बोलेंगे इंडिकेटर डायग्राम। तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ अ सिस्टम व्हिच हेल्प थर्मोडायनामिकल वेरिएबल इज कॉल्ड द इंडिकेटर डायग्राम। जो डायग्राम कोई भी थर्मोडायनामिकल सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करेगा और इसका वेरिएशन दिखाएगा, उसका हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर डायग्राम। तो ए कोई भी पॉइंट ए इस डायग्राम में जो क्या है, पी वर्सेस वी डायग्राम है। अगर इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 था, ठीक है ना, और आफ्टर सम टाइम और आफ्टर डूइंग गिविंग सम हीट और कोई भी तुमने चेंज किए, उसके बाद जो टेम्परेचर है, वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हो गया, घट गया, तो तुमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया। ओके, सो वॉल्यूम इंक्रीजिंग, प्रेशर डिक्रीजिंग, ऐसा होता है तो क्या होगा, देखो। तो अगर ये इसका डायग्राम है,
तो तुमने इस डायग्राम में क्या किया, पॉइंट ए पे था, पॉइंट बी पे आ गया, दैट मीन्स तुमने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ाया। ये सुनो, वॉल्यूम को बढ़ाया, किस कैसे बढ़ाया, वॉल्यूम को कैसे बढ़ाया, तुमने प्रेशर को डिक्रीज किया, राइट, बिकॉज पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर तुमने प्रेशर को घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम को घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर प्रेशर घट गया तो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ गया, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो द सिस्टम इज डूइंग सम वर्क, राइट। तो ये जो डायग्राम है इस क्या क्या शो करेगा, ये शो करेगा एक्सपेंशन, और इसी के अकॉर्डिंग जब तुम जाओगे कंट्रैक्शन तो ए से बी की तरफ जाओगे, वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो इसी पिस्टन के थ्रू अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर इज कांस्टेंट नॉट चेंजिंग, देन यहाँ पर कुछ वेट रखा हुआ है, ठीक है ना, पहले 1 किलोग्राम था तो ये स्टेबल फॉर्म में था P1, तब तुमने क्या किया, एक और 1 किलोग्राम इसमें डाल दिया, तो यहाँ पर ऊपर से प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, सिस्टम कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे आएगा, तो V प्राइम क्या हो जाएगा, V से छोटा हो जाएगा। सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर वॉल्यूम विल डिक्रीज, यही जो है, क्योंकि PV हमेशा होता है कांस्टेंट, कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो इसका डायग्रामेटिक जो फॉर्म है वो क्या होगा, पॉइंट ए पे था, पॉइंट बी पे गया, यहाँ पर था P1 V1, ये हो गया P2 V2, ठीक। इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन। इसी कंप्रेशन और एक्सपेंशन के थ्रू अगर टेम्परेचर बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो हम बोलेंगे आइसोथर्मल, ठीक है ना। अगर बाहर से अंदर की तरफ टेम्परेचर नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक, बाद में आ रहे हैं एडियाबेटिक आइसोथर्मल। तो ये जो डायग्राम है इसको बोलेंगे इंडिकेटर डायग्राम। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सपेंशन जितना भी वर्क डन होगा ए से बी की तरफ, तुमने एक्सपेंशन किया कहाँ से, वॉल्यूम वी से, वॉल्यूम वी1 से V2 तक, तो जो वर्क डन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देखो यहाँ पर हमने क्या दिया, वर्क डन, वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, DW, DW वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट FDX। ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका हम लिखते हैं DX, तो यहाँ से वर्क डन तुम्हें जो मिलेगा यहीं पर करते हैं FDX, ठीक। तो DX जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और P जो है फोर्स जो है, फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इनटू DX, एरिया क्या है, इस प्लेट का एरिया, और DX क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो ये पूरा वॉल्यूम हो गया, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P इंटू DV, वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज, राइट, वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कोई भी हो सकता है। तो ये PdV क्या है, वर्क डन है। तो ये जो वर्क डन है P डेल्टा V, that is P versus V, when you are looking at the P versus V, that is indicator diagram, you will see that you will get a area, certain area, right। ये छोटा वाला एरिया तुम्हें मिलेगा जब तुम PdV करोगे, तो तुम्हें ये जो DW मिलेगा, PdV छोटा वाला एरिया मिलेगा। तभी इसी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, क्योंकि यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन थ्रू आउट द प्रोसेस of expansion, then you will get that P integration dV, because PV तो चेंज हो रहा है V1, हाँ। तो अगर प्रेशर ठीक ठाक है, मतलब प्रेशर कौन, तो P वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम V हो जाएगा। दैट मीन्स वर्क डन पूरा लेके फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो P का वैल्यू चेंज होगा, ठीक। तो इंटीग्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर P कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा P इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द एरिया अंडर द कर्व। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो कैसा कर्व बनेगा, कर्व तुम्हारा बनेगा ऐसा, ये हो गया P, ये हो गया V, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग लाइक दैट, so you will get the area, you will get the area under the curve,
तुमने एक सेकंड, तुमने प्रेशर कांस्टेंट रख के इसको वॉल्यूम एक्सपेंड किया, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रख के प्रेशर ये किया, फिर प्रेशर कांस्टेंट रख के तुमने वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर यहाँ पर आ गया। तो ए बी सी डी, ये क्या हो गया, एक साइकिल हो गया, ठीक है ना। पहले हमने क्या किया, प्रेशर कांस्टेंट रख के वॉल्यूम को एक्सपेंड किया, राइट। यू आर एक्सपेंडिंग द वॉल्यूम, देन यू आर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज करेगा, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रख के प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो अगर ये पूरा साइकिल है, इस पूरे साइकिल में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, इस एरिया कर्व के एरिया बन जाएगा, ठीक है ना। सो एरिया इज इक्वल्स टू द वर्क डन। और जब हम एलिमेंट्री देखेंगे, दैट इज द स्मॉल सेगमेंट, तब तुम्हें मिलेगा ये छोटे छोटे सेगमेंट जहां पर पी इज वेरिंग, तो तुम्हें हर एक पॉइंट पे पी को भी काउंटर करना है। तो तब तुम्हें ये जो एरिया अंडर द कर्व मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अंडर द कर्व, ये हो जाएगा तुम्हारा वर्क डन, ठीक। ओके, ठीक हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट। साइक्लिक प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पर नेक्स्ट जो ड्राइंग किया है, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस जिसमें क्या है, हमने वॉल्यूम, यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड आफ्टर सम टाइम यू आर contracting the volume so that system will come back to the initial point। ओके, तो इसी की तरह एक अगर हम साइक्लिक प्रोसेस को देखते हैं, जिसमें कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होगा उसमें तुम वर्क डन कैसे फाइंड करोगे, एरिया से फाइंड करोगे, ठीक है ना। बुक में एक और डायग्राम दिया है। अगर डायग्राम ऐसा होता है, देखो हमने पहले वॉल्यूम बढ़ाया, फिर हमने वॉल्यूम घटाया, तो ये सिस्टम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आ गया। तो इसमें जो होगा एरिया क्या होगा, बताओ एरिया क्या होगा इसमें। ये ऊपर का जो पोर्शन है इसका एरिया माइनस नीचे पोर्शन का एरिया, राइट। तो हम इसको अगर दो सेगमेंट में बांट देंगे तो ऊपर का एक पोर्शन हो गया, नीचे का एक पोर्शन हो गया। तो वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग ज्योमेट्री। इसका जो एरिया होगा ये हो जाएगा वर्क डन, ठीक। नेक्स्ट, इसके अकॉर्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स है। ओके, साइक्लिक प्रोसेस में तुम्हें एरिया फाइंड करना है, जहां से तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें वर्क डन मिलेगा। ओके, 2 3 4 डायग्राम है, इसको देख लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ। ये हो गया 0th लॉ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें? सेक्शन ए एंड बी, वर्नक घोष। नो सर। पार्थिव, यस सर, बोलिए सर। ठीक ठाक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट डे थर्मोडायनामिक्स के नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों देखेंगे कल। ओके, तो एनसीईआरटी पढ़ो और जो भी रेफरेंस बुक है वहां से पढ़ते रहो। कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम आगे देखेंगे।